हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। और स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे सरकारिया कमीशन के बारे में। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सरकारिया कमीशन है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था, जिसको कब अपॉइंट किया गया, 1983 में अपॉइंट किया गया। और ये एक 3 मेंबर का एक कमीशन बनाया गया, 3 मेंबर कमिटी बनाई गई, जिसमें कि जो चेयरमैन रहे वो थे RS सरकारिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर जज थे। ठीक है, रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थे RS सरकारिया। उनकी चेयरमैनशिप के अंडर इस सरकारिया कमीशन का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1983 में किया गया। जैसा कि स्टूडेंट मैंने अभी बताया कि जो सरकारिया कमीशन है ये 3 मेंबर कमीशन था। तो 3 मेंबर कमीशन होने के साथ ही इसमें कौन कौन से मेंबर थे, जो 3 मेंबर थे, जिसमें से कि सबसे पहले तो हो गए चेयरमैन कौन थे, RS सरकारिया। और अगर हम देखें कि 2 अदर मेंबर्स कौन कौन से थे, तो उसमें दूसरे मेंबर जो थे वो हैं B शिवारमन। ठीक है, B शिवारमन है। और साथ ही SR सेन, B शिवारमन और SR सेन RS सरकारिया के चेयरमैनशिप में इन दोनों लोगों ने भी काम किया था। और ये 3 मेंबर कमेटी थी, 3 मेंबर कमीशन थी, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1983 में सेंटर स्टेट रिलेशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस को इवैल्यूएट करने के लिए अपॉइंट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट, साथ ही इसमें बताया गया कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एग्जामिन करना, रिव्यू करना कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी एग्जिस्टिंग जो अरेंजमेंट्स हैं, जो इस टाइम पे जो भी सारा जो कार्य चल रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल स्फेयर में हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्फेयर में हो, ठीक है, चाहे वो सोशल स्फेयर में हो, तो हर तरीके से इनको एग्जामिनेशन करने का जो कार्य है वो इस कमीशन को सौंपा गया था। और रिव्यू करने का भी कार्य इन्हीं को दिया गया था। और साथ ही इनसे ये भी कहा गया कि आपको क्या करना है, रिव्यू तो करना ही है कि किस तरीके से सेंटर स्टेट जो रिलेशन है वो हर एस्पेक्ट में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, हर तरीके से ये आपको इवैल्यूएट करना है, ये एग्जामिन करना है, ये रिव्यू करना है कि सेंटर स्टेट आपस में किस तरीके से काम कर रहे हैं, इनका जो वर्किंग फिनोमिना है आपस में वो किस तरीके से चल रहा है। और साथ ही ये कहा गया कि उनको क्या इस कमीशन के द्वारा क्या किया जाएगा, रिकमेंडेशन दी जाएंगी कि ये जो सेंटर स्टेट रिलेशन है इनको बेटर बनाने के लिए क्या एप्रोप्रिएट चेंजेस किए जा सकते हैं और क्या इम्पोर्टेंट मेजर्स लिए जाने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी ये सब जिम्मेदारियां इस कमीशन को सौंपी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें बताया गया कि जो ये सरकारिया कमीशन है, सबसे पहले इसने जो इनिशियली इसको 1 ईयर का टाइम पीरियड दिया गया था कि इसमें ये क्या करे, अपनी रिपोर्ट को सबमिट करे, जो कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को जो भी ऑल स्फेयर्स में, चाहे वो पॉलिटिकल स्फेयर हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्फेयर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर हो, हर तरीके से बताएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो फंक्शनिंग हो रही है वो सेंटर और स्टेट के बीच में वो क्या फिनोमिना है, किस तरीके से काम हो रहा है, इस सब चीज़ का रिव्यू करेगी ये कमीशन और अपनी रिपोर्ट देगी विद इन 1 ईयर। ठीक है, ये कहा गया इसको 1 साल का जो टाइम पीरियड है वो अपना कार्य पूरा करने के लिए दिया गया था। लेकिन क्या होता है कि फिर इसका जो टर्म है वो 4 बार बढ़ाया गया। ठीक है, यानी प्रत्येक वर्ष क्या है, 4 बार इसका टाइम जो है बढ़ाया गया स्टडी का। ठीक है, और इसके बाद सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, 1988 में अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकारिया कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबमिट करती है।
जबकि जो इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो कब किया गया, 1983 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और 5 साल के बाद आफ्टर 5 इयर्स इसने क्या किया, 1988 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी रिपोर्ट भेजी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को लेकर, ठीक है। और इन्होंने इसमें जो भी अपनी रिकमेंडेशंस हैं, इन्होंने अपनी टोटल जो है 247 रिकमेंडेशंस इसमें अपनी दी भी थी। इसके बाद आगे बताया गया है कि ये जो कमिटी है इन्होंने इस चीज़ का जिम्मा भी इनके ऊपर सौंपा गया था कि जो अभी तक जो हमारे क्या हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं वो उनको क्या करना है, इन्होंने उनके बारे में बताना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये बताया, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट हैं, जो क्या है अभी तक एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट हैं, वो क्या हैं, ठीक हैं। और साथ ही जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कि हमारी जो भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंस्टीट्यूशन जिन प्रिंसिपल्स पर बना हुआ है, जिस पर आधारित है, वो क्या है, बेसिकली साउंड हैं। कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें क्या हैं, सही हैं। स्टूडेंट ऐसा इसीलिए कहा गया है यहाँ पर, ये जो सरकारिया कमीशन के द्वारा ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इट रिगार्डेड द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द इंस्टीट्यूशंस बेसिकली साउंड। यहाँ पे इन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि इनका ये कहना है कि अभी तक हमने देखा कि जितनी भी जो कमिटीज़ थी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम हो, चाहे वो आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन हो, फिर चाहे वो राजमन्नार कमेटी हो, इन सभी के द्वारा क्या माना गया था कि जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ज़्यादा पावर दी जा रही है, एक तरीके से ये क्या है, गलत है। यानी अभी तक के जितनी भी हमने ये 4 कमेटियाँ जो इससे पहले हमने स्टडी की, उनकी एक पॉपुलर डिमांड क्या थी, उनका एक पॉपुलर डिमांड यही था कि क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है वो किसे दो, स्टेट को दो। और जो ये ज़्यादा पावरफुल जो सेंटर को बना रखा है, इससे इस पावर्स को लेना चाहिए, इसको रिप्लेस करना चाहिए और किसे देना चाहिए, स्टेट को भी देना चाहिए। लेकिन जो सरकारिया कमीशन है उसके द्वारा ये माना गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टूडेंट अगर हम बेसिकली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं कि जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उस टाइम पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स से, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, उन लोगों ने क्या किया, उस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो क्या होगा, उसको कुछ स्पेशल राइट्स हैं, उसको क्या है, हमेशा कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं, यानी ज़्यादा पावर दी गई हैं। तो उन्होंने इस सरकारिया कमीशन का ये कहना था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐसे एग्जिस्टिंग जो अरेंजमेंट्स हैं, जो पहले से ही दिए गए हैं इस संबंध में, या जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत दिए गए हैं, वो क्या हैं, सही हैं। कि सेंटर क्या होना चाहिए, सेंटर के पास ज़्यादा शक्तियाँ होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए माना गया सरकारिया कमीशन के द्वारा, उनका ये कहना था कि अगर हम क्या करेंगे कि स्टेट्स को ज़्यादा पावर दे देंगे तो हो सकता है कि स्टेट क्या करे, स्टेट्स में सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज डेवलप हो जाएं और स्टेट जो सेंटर है उससे अलग होने की कोशिश करे। या फिर कई बार क्या होता है, जैसे कि इंडिपेंडेंस से पहले भी देखा गया कि जो अलग अलग जो मंसूबे या राज्य थे वो क्या थे, भारत में नहीं मिलना चाहते थे। तो इसीलिए कहा गया कि अगर इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी जाएं, जिससे कि हमारे देश की जो यूनिटी है, जो इंटीग्रिटी है, वो क्या है, बनी रहे। और इसीलिए इन्होंने यहाँ पे कहा भी है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर क्या है, एक इसेंशियल है टू सेफगार्ड द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए एक इसेंशियल सेफगार्ड के रूप में काम करता है एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का होना, ठीक है। और साथ ही जो ये सरकारिया कमीशन है, इसने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार से जो सेंटर है उसकी पावर को कर्टेल किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो राजमन्नार कमेटी थी, या फिर जो वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम है, या फिर आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन है, या फिर जो हमने पढ़ा था ARC यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, इन सभी कमिटीज़ का कहना था कि क्या करिए, जो
सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल है उसकी पावर्स को क्या करिए, कर्टेल करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर हैं वो किसको दीजिए, स्टेट्स को दीजिए। लेकिन इन्होंने क्या किया है, जो ये सरकारिया कमीशन है, इन्होंने इसको क्या है, आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। इस डिमांड को उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि सेंटर की पावर को कर्टेल किया जाना चाहिए। इनके कहने का मीन्स है कि जो सेंटर है वो क्या होना चाहिए, पावरफुल होना ही चाहिए। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे जो नेशनल इंटीग्रिटी है, जो नेशनल यूनिटी है, वो बनी रहेगी। और साथ ही ये कहा गया कि हमारे देश में अगर कोई चीज़ सुधारने की ज़रूरत है तो वो क्या है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो फंक्शनल जो एस्पेक्ट हैं, जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट हैं, अगर उनमें सुधार की ज़रूरत है तो वो क्या है, उस चीज़ पर उन्होंने बढ़ावा दिया। इन्होंने कहा है कि इट एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड फॉर चेंजेस इन द फंक्शनल और ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स। इन्होंने कहा कि हाँ, ये जो सेंटर और स्टेट रिलेशंस हैं उनका जो फंक्शन कैसे किया जाना है, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन को कैसे चलाया जाना है, किस प्रकार से उनमें बेटर जो कॉपरेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो बनाया जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ के लिए हाँ, इस चीज़ को चेंज किया जा सकता है कि उनकी फंक्शनलिटी क्या है, ठीक है। और इसके लिए संविधान में किसी संशोधन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा सरकारिया कमीशन का कहना था। उन्होंने कहा कि इसके लिए तो क्या है, सेंटर क्या कर सकती है, सीधे कभी भी अपनी क्या है, गुडविल से क्या कर सकती है, स्टेट को कोई भी जो पावर्स हैं वो थोड़ी बहुत पावर दे सकती है, ठीक है। वो थोड़ी बहुत पावर डेलीगेट कर सकती है, जिससे कि जो भी स्टेट के जो कुछ अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो, या फिर पॉलिटिकल फंक्शन हो, या फिर फाइनेंशियल फंक्शन हो, वो क्या है, अपने इजीली कर सकती हो, चाहे उसके वो डे टू डे फंक्शंस हों। तो ऐसे फंक्शंस के लिए बोला गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो क्या है, दोनों के कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन से ही इसको ये जो फंक्शनिंग है इसको क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, इसको बेटर बनाया जा सकता है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। और साथ ही ये कहा गया कि जो फेडरलिज़म है, फेडरलिज़म के बारे में कहा गया कि अगर हम जो यहाँ तक कि ये जो कहा जा रहा था, जो प्रीवियस 4 कमिटीज़ हमने देखी, इसमें ये कहा जा रहा था कि क्या होना चाहिए, स्टेट्स को ऑटोनॉमी देनी चाहिए, जिससे कि जो फेडरलिज़म है उसको बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन स्टूडेंट, जो सरकारिया कमीशन के द्वारा ये ऑब्ज़र्व किया कि जो फेडरलिज़म है, फेडरलिज़म क्या है, एक फंक्शनल अरेंजमेंट है। फंक्शनल अरेंजमेंट मीन्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार से जो हमारे क्रियाकलाप होंगे, चाहे वो क्या हैं, चाहे वो हमारे फंक्शनरी जो हमारे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हों, या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फंक्शन हो, या फिर स्टेट्स के अपने पॉलिटिकल फंक्शन हो, ठीक है। ये कहा गया है कि इसके लिए तो सेंटर अपनी इच्छानुसार क्या कर सकती है, स्टेट्स को कुछ पावर डेलीगेट कर सकती है। तो इसके लिए इतना कोई भारी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की आवश्यकता है। और इसीलिए इन्होंने कहा कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक जो उसका स्ट्रक्चरल बेसिस है वो बिल्कुल ठीक बनाया गया है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने ही ये कहा कि जो हमारा जो इंडिया है उसमें जो सेंटर है वो कैसा होना चाहिए, वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि जो फेडरलिज़म है वो क्या है, मोर फंक्शनल अरेंजमेंट है, जिससे कि क्या हो सके, सेंटर और स्टेट के बीच में एक कोऑपरेटिव एक्शन बना रहे, जिससे कि क्या हो, सेंटर और स्टेट में कोऑपरेशन बना रहे, चाहे वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में हो, चाहे वो उनके इकोनॉमिक फंक्शंस में हो, चाहे वो उनके लॉ मेकिंग या लॉ फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हो उनको रेगुलेट करने से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये कहा गया कि ये एक फंक्शनल अरेंजमेंट है, ना कि ये क्या है, कोई एक ऐसा स्टैटिक इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट नहीं है फेडरलिज्म, हम मतलब हमारे इंडिया के केस में, ठीक है। जबकि ये क्या है, एक फंक्शनल अरेंजमेंट है, जिसको कि सेंटर और स्टेट आपस में अपने कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बेटर बनाते हुए ही इसको क्या कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं,
ठीक है, ये कहा गया। और साथ ही अभी हमने देख लिया कि बिल्कुल भी सरकारिया कमीशन जो है वो उन्होंने क्या कर दिया, टोटली इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि सेंटर पावर, जो सेंट्रल है उसकी पावर को क्या करना चाहिए, कर्टेल किया जाना चाहिए। उनका ये मानना था कि सेंटर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर वही बात कि जिससे क्या हो कि यूनिटी और इंटीग्रिटी क्या हो हमारे देश की, वो मेंटेन हो, वो उसको सेफगार्ड किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो साथ ही सरकारिया कमीशन ने ये भी कहा कि जो हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि जो पावर है उसका सेंट्रलाइजेशन केवल किसके पास हो, सेंटर के पास हो। उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब ये नहीं है कि जो सारी पावर हो वो केवल सेंटर के पास ही रहें, बल्कि क्या किया जाना चाहिए, सेंटर के द्वारा जो पावर्स हैं वो स्टेट्स को भी गवर्न की जानी चाहिए, स्टेट्स को भी डेलीगेट की जानी चाहिए, जिससे कि सेंटर और स्टेट में जो कोऑपरेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रहे और उनका जो फंक्शनल एस्पेक्ट है वो कंप्लीट होता रहे। और साथ ही सरकारिया कमीशन के द्वारा एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन कही गई, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया कि जो ओवर सेंट्रलाइजेशन है, ओवर सेंट्रलाइजेशन का मीन्स ये है कि अगर सेंटर को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे दी जाएं या फिर सेंटर अपने पास बहुत सारी पावर्स ले ले और स्टेट्स को कोई पावर न दे, तो इससे क्या होगा कि जो सेंटर है वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर की सिचुएशन आ जाएगी। बल्कि जो पेरिफेरी है, यानी जो सेंटर के अलावा जो अन्य बाहर का जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो उसकी परिधि है वहाँ पर क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। यानी वहाँ पर क्या है, मतलब जैसे एनीमिया इसलिए बोला गया है कि ओवर सेंट्रलाइजेशन को मीन्स यहाँ पर ये कहा गया है कि जितनी भी पावर्स हैं अगर उनको क्या है केंद्रित कर दिया जाए, उनको पावर क्या है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाए, तो जो उसकी पेरिफेरी है तो सारा जो पावर है वो यहीं पर हो जाएगी, सेंटर पे ही, ठीक है। तो जो बल्कि जो ये बाहर है, यानी ये जो स्टेट हम कह रहे हैं, स्टेट्स पे क्या होगा, स्टेट को कोई भी पावर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पावर की कमी हो जाएगी। तो वो लोग क्या है अपना कोई भी डिसीज़न मतलब उस तरीके से इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाएंगे। तो वहाँ पर क्या बताया गया है कि एनीमिया की सिचुएशन बताई गई है। इसको क्या है, एक ब्लड की सिचुएशन से बताने की कोशिश की गई है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और पेरिफेरी जहाँ पे ब्लड यानी आयरन की कमी होती है, ब्लड कम होता है, तो क्या हो जाता है, एनीमिया डिजीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप सेंटर को बहुत ज़्यादा पावर देंगे, तो अगर सेंटर के पास बहुत ही ज़्यादा क्या है कि अपने पास पावर को वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा करता है, ओवर सेंट्रलाइजेशन कर लेता है पावर्स का, और उसको सेंटर्स को उनको क्या है, स्टेट्स को नहीं देता है। किसको नहीं देता है, स्टेट्स को बांटता नहीं है, पावर को जो वो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। तो इससे क्या होगा कि एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा और इससे ब्लड प्रेशर की सिचुएशन आ जाएगी, जबकि जो पेरिफेरी है वहाँ पर क्या है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड नहीं पहुँचेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वहाँ पर एनीमिया हो जाएगा। ये कहने का मतलब है, यानी कि जो स्टेट्स हैं उन तक पावर नहीं पहुँच पाएगी और उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है कि ये जो सरकारिया कमीशन है इसके द्वारा सेंटर स्टेट रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए 247 यानी 247 रिकमेंडेशंस दी गई थी, ठीक है। और जिसमें से 180 रिकमेंडेशंस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट भी कर ली जाती हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी रिकमेंडेशंस थी जो कि सरकारिया कमीशन के द्वारा सेंटर स्टेट रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर बनाने के लिए दी गई थी। सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है सरकारिया कमीशन की, उसमें कहा गया है कि क्या होना चाहिए, एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट किया जाना चाहिए, जिसे कि इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल भी कहा जाता है। और जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसके लिए जो प्रोविजंस हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 263 में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिकमेंडेशन है, जैसा कि जो हमारी अदर कमिटीज़ भी थी, जैसे राजमन्नार कमेटी है और
साथ ही जो वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम है और जो एआरसी है, इन सभी में कहा गया था कि क्या कीजिए, एक इंटर स्टेट काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट कीजिए, और उस जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके प्रोविज़न अंडर आर्टिकल 263 में दिए गए हैं। तो सरकारिया कमीशन ने भी इसी चीज़ को दोहराया। सरकारिया कमीशन के द्वारा भी यही कहा गया कि क्या करिए, एक ऐसी एक ऐसी कमेटी को बनाइए, ठीक है, कि जिसमें जो क्या है, अंडर आर्टिकल 263 जिसमें प्रोविजंस हैं, जिसे कि इंटर स्टेट काउंसिल कहा जाता है, और जिसका दूसरा नाम क्या है, इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद जो सेकंड रिकमेंडेशन दी गई है सरकारिया कमीशन के द्वारा, इसमें कहा गया है कि जो आर्टिकल 356 है, जिसमें कि प्रेसिडेंट रूल को मेंशन किया जाता है, यानी जो प्रेसिडेंट रूल है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 356 के अंदर उसके प्रोविजंस दिए गए हैं। ये कहा गया सरकारिया कमीशन के द्वारा कि जो ये प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 356, उसको क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को एप्लीकेबल किया जाना चाहिए, इम्पोज किया जाना चाहिए, ठीक है। जब किसी भी स्टेट में अगर क्या है, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो बिल्कुल ही क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविज़न्स हैं उनको फॉलो करने में बिल्कुल ही फेल हो चुकी है, या फिर वो सेंटर के द्वारा दी गई किसी भी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती है, तो उस सिचुएशंस में ही क्या किया जाना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट के अंदर लगाया जाना चाहिए। और प्रेसिडेंट रूल तभी लगाया जाना चाहिए कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता हो कि उस स्टेट पर क्या है, अब कुछ भी कोई अल्टरनेटिव सेस नहीं बचता है, ठीक है। किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन पर ही स्टेट्स में जो प्रेसिडेंट रूल है उसका इम्पोजिशन किया जाना चाहिए। ये कहा गया है कि नॉर्मल सिचुएशन में किसी भी स्टेट के अंदर केवल सेंट्रल की अपनी इच्छा को थोपने के लिए या अपनी किसी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए प्रेसिडेंट रूल का इम्पोजिशन नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड रिकमेंडेशन है सरकारिया कमीशन के द्वारा, उसमें कहा गया है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज का जो इंस्टीट्यूशन है उसको और भी स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, उसको और भी मजबूत बनाया जाना चाहिए, और साथ ही क्या करनी चाहिए, कुछ और भी ऐसी सर्विसेज, कुछ और भी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनका क्रिएशन किया जाना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन जो सरकारिया कमीशन के द्वारा दी गई, इसमें ये कहा गया कि जो टैक्सेशन की जो रेजिडरी पावर है, ठीक है, जो टैक्सेशन की जो रेजिडरी पावर है वो उसका जो उसकी वो किसके पास रहनी चाहिए, वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहनी चाहिए। द रेजिडरी पावर्स ऑफ टैक्सेशन शुड कंटिन्यू टू रिमेन विद द पार्लियामेंट। ये कहा गया है कि जो टैक्सेशन की यानी टैक्स से रिलेटेड जो रेजिडरी पावर है वो किसके पास रहनी चाहिए, पार्लियामेंट के पास रहनी चाहिए, ठीक है। वाइल द अदर रेजिडरी पावर्स शुड बी प्लेस्ड इन द कंकरेंट लिस्ट, और जबकि इसको छोड़कर बाकी अदर जो रेजिडरी पावर्स हैं वो सब किसके पास होनी चाहिए, उन सबको कंकरेंट लिस्ट में रखा जाना चाहिए। ऐसा सरकारिया कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई। इन्होंने क्या कहा कि जो भी टैक्स की जो रेजिडरी पावर्स हैं वो किसके पास रहनी चाहिए, उनको तो पार्लियामेंट के पास ही रहने देना चाहिए, ऐसा बोला गया। और जबकि जो अदर रेजिडरी पावर्स हैं उन सबको कहाँ पर रख दीजिए, उन सबको कंकरेंट लिस्ट में रख दीजिए, ऐसा बोला गया, ठीक है, कि उन सबको बाकी जो अदर रेजिडरी पावर्स हैं, जो बची हुई शक्तियाँ हैं, उन सबको कंकरेंट लिस्ट में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में जो 3 लिस्ट दी गई हैं उसमें से इन रेजिडरी पावर्स को किस में रख देना चाहिए, कंकरेंट लिस्ट में, जिससे कि जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही अपने अनुसार नियम या कानून लॉ फॉर्मेशन कर सकती है, ठीक है, नियम या कानून अपने अकॉर्डिंग बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी कंकरेंट लिस्ट में। उसके बाद जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन के द्वारा दी गई है उसमें ये कहा गया है कि जब प्रेसिडेंट क्या करता है, जब
प्रेसिडेंट अगर स्टेट के किसी भी बिल को अगर उसको विदहोल्ड करके रखता है, जब कई बार क्या होता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी बिल स्टेट असेंबली में, ठीक है, पास किया जाता है तो उसके बाद उसको गवर्नर के पास भेजा जाता है, तो गवर्नर उसको क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उसको रिजर्व कर दिया जाता है गवर्नर के द्वारा। तो ये कहा गया है कि उस सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट अगर उस पर अपना असेंट नहीं देते हैं या फिर उस बिल को रोके रहते हैं, तो प्रेसिडेंट को उसका रीज़न स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए कि प्रेसिडेंट ने उस स्टेट बिल पर अपना कंसेंट क्यों नहीं दिया है, अपना एसेंट क्यों नहीं दिया है, या फिर उसको विदहोल्ड क्यों किया है। विदहोल्ड मीन्स होता है स्टूडेंट की रोक कर रखना, ठीक है। क्योंकि ये था कि पहले तक जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि गवर्नर के द्वारा क्या किया जाता था, अगर उन्हें लगता था कि कोई भी ऐसा बिल है जो कि स्टेट के द्वारा पास नहीं होना चाहिए या फिर वो सेंटर के लिए क्या है, अगर सेंटर को लगता है कि वो स्टेट्स को नहीं दिया जाना चाहिए, वो बिल स्टेट्स के लिए पास नहीं कराया जाना चाहिए, तो उसको गवर्नर क्या कर देता था, गवर्नर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उस स्टेट बिल को रिजर्व कर देता था। और फिर प्रेसिडेंट की पूरी तरीके से ये प्रेसिडेंट की अपनी इच्छा रहती थी, प्रेसिडेंट का ये अपना डिस्क्रिशन रहता था कि प्रेसिडेंट उसको चाहें तो उस पर अपनी सहमति प्रकट करें या फिर उसको रोक कर रखें। और इस चीज़ की कोई भी समय सीमा निश्चित नहीं थी, कोई भी टाइम पीरियड निश्चित नहीं था कि कब तक प्रेसिडेंट उसको रोके रहेंगे या फिर कब तक उसका आंसर देंगे, ठीक है, या फिर कब उसको पास करेंगे। तो इस तरीके से कई बिल लैप्स भी हो जाया करते थे, ठीक है। तो इसीलिए सरकारिया कमीशन के द्वारा ये कहा गया कि अगर प्रेसिडेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए बिल को, अगर किसी स्टेट बिल को अगर क्या करते हैं, उसको अगर रोके रहते हैं, उस पर अपनी एसेंट के बारे में नहीं बताते हैं या उसको रोक कर रखते हैं, तो प्रेसिडेंट उसका रीज़न बताएंगे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्रेसिडेंट के द्वारा रीज़न बताया जाना चाहिए कि हमने इसीलिए आपका ये जो स्टेट बिल है ये रोक कर रखा है, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको माना नहीं जाता है बाद में, ठीक है। उसके बाद जो है जो 6 रिकमेंडेशन है वो सरकारिया कमीशन के द्वारा सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर इसमें कहा गया है कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसका जो नाम है वो बदल कर क्या किया जाना चाहिए, नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये भी एक रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन के द्वारा दी गई कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसका नाम उसको रीनेम कर देना चाहिए, उसका नाम बदल कर नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल कर देना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन है सरकारिया कमीशन की, इसमें कहा गया है कि जो फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है, जो हम अभी कह रहे थे कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, जो सेपरेशन ऑफ पावर होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि स्टेट्स के पास अपनी अलग पावर होनी चाहिए, ठीक है, और सेंटर के पास अपनी पावर अलग होनी चाहिए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट। तो सरकारिया कमीशन के द्वारा कहा गया कि जो फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है, जो फेडरलिज्म की जो भावना है, उसको प्रमोट करने के लिए या फिर उसको एक बार फिर से रीएक्टिवेट करने के लिए, फिर से एक बार संचालित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, जोनल काउंसिल्स का इस्टेब्लिशमेंट किया जाना चाहिए, जोनल काउंसिल्स को कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए, ठीक है। जोनल काउंसिल्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में है, पूरा अलग से ही चैप्टर होगा। तो जोनल काउंसिल्स जो हैं, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल्स, ठीक है, वेस्टर्न जोनल काउंसिल्स, साउदर्न जोनल काउंसिल्स, ऐसे करके अलग अलग जो हैं ये क्या है, जोनल काउंसिल्स बनाई जाए अलग अलग लेवल पर, ठीक है। जैसे ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, ऐसे और सेंट्रल, ये सब क्या है, ऐसे करके ये जोनल काउंसिल्स का फॉर्मेशन किया जाए, जिससे कि जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है, जो फेडरलिज्म की भावना है, उसको प्रमोट किया जा सके, उसको क्या है, रीएक्टिवेट किया जा सके, फिर से पुनर्जीवित किया जा सके और फिर से उसको संचालित किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन के द्वारा दी गई है, इसमें ये कहा गया है कि जो सेंटर है
उसके पास ये पावर है, वो क्या कर सकती है कि वो किसी भी स्टेट के अंदर आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकती है। सरकारिया कमीशन ने इस चीज़ को माना कि और साथ ही ये भी कहा कि उसके लिए उसको क्या है, ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेट्स की कंसेंट को भी ले। ने कहा कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट भी वो क्या कर सकती है, सेंटर वहाँ पर किसी भी स्टेट के अंदर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय कर सकती है, ऐसा कहा गया। साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि कई बार ऐसा भी किया जा सकता है कि स्टेट से अगर वहाँ पर पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर क्या है कि कई बार चाइना के द्वारा इंक्रोचमेंट, बॉर्डर पर इंक्रोचमेंट कर दिया जाता है, तो कई बार स्टेट से जो कंसल्ट करना क्या है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या हो सकता है, डिज़ायरेबल भी हो सकता है, डिज़ायरेबल भी होना चाहिए। कई बार स्टेट के लिए स्टेट से पूछा भी जाना चाहिए, ऐसा भी इस कमीशन के द्वारा कहा गया है। और ये कहा कि कई बार जनरली ये भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपनी इच्छानुसार, या कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी स्टेट के अंदर क्या है कि कोई एक्सटर्नल कंट्री के द्वारा बॉर्डर का इंक्रोचमेंट किया जाता है, तो उस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी क्या है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है, मतलब ज़्यादा उस पर दायित्व माना जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशंस में बिना स्टेट के कंसेंट के भी वहाँ पर जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका डिप्लॉयमेंट कर सकती है, ठीक है। और ये कहा गया है कि नॉर्मल सिचुएशन में जब कभी डिज़ायरेबल हो तो उनको क्या करना चाहिए, सेंटर को स्टेट्स का कंसेंट भी लेना चाहिए, उनसे भी कंसल्टेशन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन है सरकारिया कमीशन की, इसमें कहा गया है कि द सेंटर शुड कंसल्ट द स्टेट्स बिफोर मेकिंग ए लॉ ऑन ए सब्जेक्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। स्टूडेंट, अभी हमने एक पॉइंट था पीछे, उसमें अभी हमने पढ़ा भी था कि जब हमने जिसमें ये पढ़ा था कि जो टैक्स से रिलेटेड, हाँ, कि जो टैक्सेशन की जो रेजिडरी पावर्स हैं वो तो पार्लियामेंट के पास रहनी चाहिए, लेकिन जो बाकी अदर सभी जो रेजिडरी पावर्स हैं, जो बची हुई शक्तियां हैं, वो किस में डाल देनी चाहिए, उनको कंकरेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए, ठीक है। और मैंने अभी बताया था कि जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें क्या होता है कि कंकरेंट लिस्ट में अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें सेंटर और स्टेट दोनों को ही राइट्स होता है कि वो उस सब्जेक्ट पर अपना लॉ फॉर्मेशन, लॉ मेकिंग कर सकते हैं, जो कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर है। तो इस पॉइंट नंबर 9 में बताया गया है कि सेंटर को क्या करना चाहिए, अगर कंकरेंट लिस्ट में सेंटर कोई भी रूल का फॉर्मेशन करता है, कोई भी लॉ को बनाता है, तो उससे पहले उसको स्टेट का कंसेंट भी लेना चाहिए, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में। क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में क्या है, दोनों की ही सहमति है, ठीक है। जो भी लॉ बनेगा कंकरेंट लिस्ट में वो सेंटर की इच्छा से भी बन सकता है, और साथ ही अगर उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना लॉ बनाना चाहती है तो वो भी बना सकती है। तो इसीलिए कहा गया है कि सेंटर अगर कंकरेंट लिस्ट में किसी भी लॉ का फॉर्मेशन करता है, किसी भी प्रकार का कोई नियम कानून बनाता है, तो उसके लिए पहले उसको क्या करना होगा, स्टेट से कंसल्ट करना होगा, यानी स्टेट को भी इस चीज़ की जानकारी देनी होगी, और आपसी समझ से ही दोनों सेंटर और स्टेट को कंकरेंट लिस्ट में जो लॉ है उसको बनाना होगा, ये कहा गया है। बेसिकली सेंटर के लिए डायरेक्शन है, क्योंकि जो कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है, क्योंकि सेंटर को पावरफुल माना गया है, तो सेंटर से ये कहा गया है कि उसको क्या करना है, अगर वो कंकरेंट लिस्ट में लॉ का फॉर्मेशन करती है, कोई भी नया लॉ बनाती है, तो ऐसा करने से पहले उसको स्टेट्स की कंसल्ट भी लेनी होगी, स्टेट से कंसल्ट भी करना होगा, यानी स्टेट से सलाह मुशवरा करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन है सरकारिया कमीशन की, उसमें कहा गया है कि इन्होंने कहा कि किसी भी स्टेट में जो गवर्नर को जो अपॉइंट करने का जो प्रोसीजर है, उसमें क्या किया जाना चाहिए, उसमें ये प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को प्रेस्क्राइब कर देना चाहिए कि अगर
कहीं पर भी किसी भी स्टेट के अंदर गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो उसके लिए क्या करना होगा, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना होगा। और ये प्रोसीजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब भी किया जाना चाहिए। ऐसा सरकारिया कमीशन के द्वारा अपनी एक रिकमेंडेशन दी गई। क्या कहा गया है इसमें ये कहा गया है कि द प्रोसीजर ऑफ कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर, ठीक है, स्टेट गवर्नर के, किसी भी स्टेट के गवर्नर के अपॉइंटमेंट में, ठीक है, चीफ मिनिस्टर का क्या होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर से पहले कंसल्ट करना चाहिए। स्टेट गवर्नर को अगर नियुक्त किया जा रहा है, किसी भी स्टेट के अंदर जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उसका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको पहले उस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है उससे क्या होगा, कंसल्ट करना होगा। और ये जो मेथड है, जो ये प्रोसीजर है, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए। ऐसा रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन के द्वारा दी गई, ठीक है। उसके बाद ऐसा इसलिए कहा गया स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तक पहले तक ये चीज़ थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, जबकि जो चीफ मिनिस्टर है उसको माना जाता है कि वो क्या है, स्टेट से है, और वो क्या है, वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड जो स्टेट की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन करता है चीफ मिनिस्टर। और साथ ही जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर को माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट, ठीक है, तो ये माना जाता है। तो इसीलिए जो कई बार जो गवर्नर है और जो चीफ मिनिस्टर है उनके बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन है उनको समाप्त करने के लिए सरकारिया कमीशन के द्वारा ये एक रिकमेंडेशन दिया गया कि अगर ऐसा हो कि जब किसी भी स्टेट के अंदर वहाँ के राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल का जो अपॉइंटमेंट है, उसको करने से पहले या उसको करते टाइम अगर उस पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट किया जाए तो उससे क्या होगा कि उन दोनों के बीच में क्या होगा, काफ़ी जो एक तरीके से समरसता बनी रहेगी। मीन्स कि जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उनमें भी क्या होगा, उनमें भी एक तरीके से बैलेंस बना रहेगा। और जो गवर्नर है और साथ ही जो चीफ मिनिस्टर है वो दोनों ही अपना काम क्या है, इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे विदाउट एनी मोर कॉन्ट्राडिक्शंस, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन है सरकारिया कमीशन के द्वारा, उसमें ये कहा गया है कि जो कॉरपोरेशन टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स से जितनी भी नेट प्रोसीड्स आती हैं उनको क्या करना चाहिए, स्टेट्स के साथ उनको शेयर किया जाना चाहिए, ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो भी कॉरपोरेशन टैक्स होते हैं, ठीक है, जो भी कॉरपोरेशन टैक्स होते हैं, इन्होंने कहा कि जो भी उससे रिलेटेड जो भी नेट प्रोसीड्स होगी, जो भी उससे प्राप्ति होगी, ठीक है, जो भी उनसे टैक्स वगैरह का जो कलेक्शन होगा उसको स्टेट्स के साथ उसको क्या किया जाना चाहिए, शेयरेबल बनाया जाना चाहिए, यानी स्टेट्स को भी उसको दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन है सरकारिया कमीशन की, उसमें कहा गया है कि द गवर्नर कैन नॉट डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सो लॉन्ग एज इट कमांड्स ए मेजॉरिटी इन द असेंबली। तो ये कहा गया कि जो ये गवर्नर है, किसी भी स्टेट में जो गवर्नर है, अभी हमने यही बात की थी कि जो गवर्नर है उसको क्या कहा जाता है, एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट कहा जाता है, जो कि स्टेट में भेजा जाता है। तो इसलिए ये कहा गया कि किसी भी स्टेट का जो गवर्नर है वो वहाँ की जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो वहाँ की जो असेंबली है, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो तब तक उनको डिसमिस नहीं कर सकता है, तब तक वहाँ की सरकार को बर्खास्त गवर्नर के द्वारा नहीं किया जा सकता है, जब तक कि जो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो असेंबली में, यानी जो स्टेट की असेंबली है वहाँ पर अपनी मेजॉरिटी बनाए रखते हों, ठीक है। ये कहा गया कि गवर्नर तब तक किसी भी स्टेट के अंदर जो
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं तब तक उनको डिसमिस नहीं कर सकता है जब तक कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट की जो असेंबली है, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर अपनी मेजॉरिटी बनाए रखते हों। तब तक गवर्नर क्या नहीं कर सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस नहीं कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है जो कि सरकारिया कमीशन के द्वारा दी गई थी, उसमें कहा गया है कि जो गवर्नर का जो टर्म है वो क्या होना चाहिए, किसी भी स्टेट में कितना होता है, 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। किसी भी स्टेट में जो गवर्नर का जो टर्म होता है वो कितना होता है, 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। गवर्नर का जो टर्म होता है किसी भी स्टेट के अंदर वो कितना होता है, 5 ईयर्स का होता है, ये इसमें बताया गया है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि उसको किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन के अलावा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। बेसिकली जो रिक्रूट किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही द्वारा किया जाता है। तो कई बार यहाँ पर ऐसा इसलिए कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा ना करे कि अगर उसे लगता हो कि गवर्नर उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो उसे क्या कर दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई बार हटा भी दिया जाता है। तो इसीलिए ये कहा गया कि जो गवर्नर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई एक क्या है, इंडिपेंडेंट पोस्ट है और उसको अपना काम इंडिपेंडेंटली किया जाना चाहिए। अपने टर्म को कंप्लीट करने तक उसको काम करने दिया जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कोई क्या हो, एक्सट्रीमली कंपेलिंग रीज़न ना हो, जब तक कि कोई बहुत बहुत ही बड़ा या आवश्यक रीज़न ना हो गवर्नर को हटाने का। तब तक उसका जो कार्यकाल है 5 साल का, उसको प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है सरकारिया कमीशन के द्वारा, उसमें बताया गया है कि किसी भी स्टेट के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनके खिलाफ कोई भी इंक्वायरी के लिए कोई भी कमीशन नहीं सेटअप किया जाना चाहिए जब तक कि पार्लियामेंट में इस चीज़ की मांग नहीं उठती है, ठीक है। ये कहा गया है कि किसी भी स्टेट के जो मिनिस्टर हैं उनकी जो इंक्वायरी है उसके लिए किसी भी कमीशन का जो सेटअप है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो सेंटर के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि पार्लियामेंट के द्वारा इस रिस्पेक्ट में कोई भी डिमांड ना रखी गई हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी इनकम टैक्स है उस पर जो भी सरचार्ज आता है, ठीक है, जो इनकम टैक्स है, सरचार्ज का मीन्स होता है किसी भी टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है, ठीक है, यानी टैक्स ऑन टैक्स जो होता है उसको सरचार्ज कहा जाता है, यानी टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको सरचार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, ये कहा गया है कि जो इनकम टैक्स पर जो सरचार्ज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा केवल स्पेसिफिक पर्पसेस पर ही लगाया जाना चाहिए और कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही लगाया जाना चाहिए, ठीक है। ये कहना है सरकारिया कमीशन का कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स है उस पर जो सरचार्ज लगाती है वो उसको क्या है, हमेशा नहीं लगाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इनकम टैक्स के ऊपर जो सरचार्ज है वो केवल कुछ स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए ही लगाया जाना चाहिए और कुछ स्ट्रिक्टली लिमिटेड, ठीक है, कुछ थोड़े से टाइम पीरियड के लिए ही इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिकमेंडेशन देखते हैं। नेक्स्ट रिकमेंडेशन में कहा गया है सरकारिया कमीशन की कि जो ये फाइनेंस कमीशन और जो प्लानिंग कमीशन है उनका जो फंक्शंस का जो प्रेजेंट में जो डिवीज़न है वो क्या है, रीज़नेबल है, वो उचित है और इसको इसी प्रकार से क्या करना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। स्टूडेंट, हमने एक चीज़ ये देखी थी कि पहले की जो ये 4 कमिटीज़ थी जो हमने, भले ही वो सबसे पहले हमने देखी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन देखी थी, फिर हमने देखी थी राजमन्नार कमेटी, उसके बाद हमने देखी थी आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन और उसके बाद हमने देखी वेस्ट बंगाल रिजोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या था कि इन कमिटीज़ का ज़्यादातर का क्या कहना था कि जो प्लानिंग कमीशन है ये क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही है, ठीक है, और
जो प्लानिंग कमीशन है उसको क्या कर देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए और प्लानिंग कमीशन की जगह पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट किया जाना चाहिए। लेकिन जो सरकारिया कमीशन है उसका क्या कहना है? सरकारिया कमीशन का कहना है कि जो ये प्लानिंग कमीशन है और साथ ही जो फाइनेंस कमीशन है, इन दोनों के जो भी ये फंक्शंस का जो ये डिवीज़न है, जो प्रेजेंट में जो भी ये अपना काम कर रहे हैं, ये क्या है, रीज़नेबल है, यानी ये उचित है, ये ठीक प्रकार से कर रहे हैं और इसी प्रकार से इनको अपना काम करते रहना चाहिए, ऐसा सरकारिया कमीशन के द्वारा कहा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन है सरकारिया कमीशन की, उसमें ये कहा गया है कि जो सरकारिया कमीशन के द्वारा ये कहा गया कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, ठीक है, जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसको अब पूरे देश में क्या करना चाहिए, ट्रू स्पिरिट में एक पूरे देश की यूनिटी और यूनिफॉर्मली इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे पूरे देश में क्या हो, एक तरीके से यूनिटी बने और एक यूनिफॉर्मली इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑल ओवर द कंट्री, इसकी ट्रू स्पिरिट में जो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला है इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरी कंट्री में किया जाना चाहिए और इसके लिए स्टेप्स लिए जाने चाहिए। लेकिन स्टूडेंट, जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है ये क्या है, इसको बहुत सारे स्टेट्स के द्वारा रिजेक्ट भी कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें कहा क्या गया था सरकारिया कमीशन के द्वारा? सरकारिया कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी कि क्या किया जाए, जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है इसको यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट किया जाए और इसको क्या है, पूरे देश में इसको बढ़ावा देने के लिए 3 लैंग्वेज फार्मूला को इसकी ट्रू स्पिरिट में इम्प्रूव करने के लिए, ट्रू स्पिरिट में इसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी स्टेप्स को लिया जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि काफ़ी स्टेट्स इसको मना कर देते हैं, काफ़ी स्टेट्स इसके लिए एग्री नहीं होते हैं 3 स्टेट फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है सरकारिया कमीशन की, उसमें कहा गया है कि जो रेडियो और टेलीविज़न की जो ऑटोनॉमी है वो अब नहीं होनी चाहिए, जो कि पहले तक हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी की सारी ऑटोनॉमी थी कि दूरदर्शन पर क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी, क्या चीज़ें नहीं दिखाई जाएंगी, या फिर पॉलिटिकल उसका यूज किया जाता था केवल पॉलिटिकल उसके अपने पॉलिटिकल प्रॉफिट्स के लिए, या फिर पॉलिटिसाइजेशन, या फिर पॉलिटिकल अपना क्या है, जो भी उनका एक तरीके से जो भी उनका एडवर्टाइजमेंट है, पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, उस तरीके से प्रोपेगेंडा के हिसाब से वो क्या कर रहे थे, अपने केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही टेलीविज़न और रेडियो में जो दूरदर्शन वगैरह जो भी ये जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था उसका यूज़ किया जा रहा था। तो ये कहा गया सरकारिया कमीशन के द्वारा कि अब क्या हो, ये जो ऑटोनॉमी है रेडियो और टेलीविज़न की, इसको समाप्त किया जाए और इसका क्या किया जाए, जो इसके भी जो ऑपरेशंस हैं उनका डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए और स्टेट्स को भी इस चीज़ की छूट दी जाए कि अब स्टेट्स भी अगर चाहें तो अपने जो कुछ अच्छे अपने डेवलपमेंट्स हैं वो भी स्टेट्स के द्वारा दिखाए जाएं, या फिर स्टेट्स क्या हैं अपना कुछ प्रोग्राम्स वगैरह अपने स्टेट से रिलेटेड जो भी डेवलपिंग स्कीम्स हैं अगर उनको दिखाना चाहें टेलीविज़न और रेडियोज़ में, या फिर अपनी बात रखना चाहें तो वो सब भी क्या कर सकते हैं, अपने स्टेट्स अपनी बात को भी रख सकते हैं, ठीक है। यानी ये कहा गया कि अब जो सेंटर की जो ऑटोनॉमी थी पहले रेडियो और टेलीविज़न पर, उसको समाप्त कर दिया जाए और अब इसको क्या किया जाए, इसके ऑपरेशंस को बढ़ा दिया जाए और इसको स्टेट्स के लिए भी टीवी और जो टेलीविज़न है और जो रेडियो है उसको उनके लिए भी एक्सटेंड कर दिया जाए। यानी अब स्टेट चाहें तो वो भी अपने किसी प्रोग्राम को उसमें उसका टेलीकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसकी रिकमेंडेशन पढ़ी। इसके बाद 2 और इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस बची हैं और इसके बाद ये हमारा सरकारिया कमीशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही इन्होंने जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन दी है सरकारिया कमीशन ने, इसमें इन्होंने कहा कि जो राज्यसभा है, ठीक है, जो राज्यसभा है उसका जो रोल है इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही जो सेंटर की पावर है स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की, जो स्टेट्स को अरेंज करने की, ठीक है, फिर से
व्यवस्थित करने की, ठीक है। तो ये जो पावर है इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो राज्यसभा का जो रोल है वो वैसा ही बना रहेगा, और साथ ही जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की जो सेंटर्स की जो पावर है वो भी क्या है, सेम बनी रहेगी, पहले की तरह बनी रहेगी। और जो लास्ट रिकमेंडेशन है सरकारिया कमीशन की, उसमें कहा गया है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उसके लिए क्या करना चाहिए, एक कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है। एक क्या किया जाना चाहिए, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उसके लिए एक कमिश्नर को एक्टिवेट किया जाना चाहिए, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए एक कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए, उसको एक्टिवेट किया जाना चाहिए। तो ये सब हमने पढ़ी सरकारिया कमीशन की कुछ इम्पॉर्टेंट जो रिकमेंडेशंस थी। अगर हम देखें तो सरकारिया कमीशन के द्वारा जो दी गई जो टोटल जो रिकमेंडेशंस थी वो रिकमेंडेशन थी 247, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 180 यानी 180 जो रिकमेंडेशंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंटेड की गई, ठीक है। जो सरकारिया कमीशन के द्वारा 247 यानी 247 रिकमेंडेशन दी गई, उसमें से 180 यानी 180 जो रिकमेंडेशंस हैं वो सरकारिया कमीशन के द्वारा जो 180 रिकमेंडेशंस हैं जो सरकारिया कमीशन की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, उनको एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। और इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो माना गया है कि इंटर स्टेट काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट किया जाना 1990 में, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ मानी गई है कि जो कि सरकारिया कमीशन या फिर ये पहले से ही मांग आ रही थी इसकी, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल की, जैसे कि पहले भी बात की थी, राजमन्नार कमेटी ने भी बात की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी बात की थी, ठीक है। और तो इस तरीके से और सरकारिया कमीशन में भी इस चीज़ को दोहराया गया, और ये माना गया कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मानी गई है कि जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो है इंटर स्टेट काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट किया जाना, जो कि 1990 में किया गया था। तो यहाँ पर हमारा सरकारिया कमीशन कंप्लीट होता है। काफ़ी बड़ा था ये और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है स्टूडेंट, ऑब्वियस है। इसमें तो वैसे टोटल अगर रिकमेंडेशन को देखा जाए तो ये कितनी है, 247 रिकमेंडेशन है। यहाँ पर तो हमने क्या है, केवल 20 रिकमेंडेशंस को डिस्कस किया है, तो काफ़ी बड़ा है। तो हमने इसको एक तरीके से हमने काफ़ी समझने की इसको कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक और कमीशन बच गया है इसी में ही, वो है पंछी कमीशन। उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और बस इसके बाद पंछी कमीशन के बाद आपका ये चैप्टर नंबर 14 सेंटर स्टेट रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।